बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार बेर। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ आज रावलपिंडी में एहतजाज कर रही है। ऐलान तो ये काफ़ी दिनों से था, लेकिन गुज़श्ता रोज़ से ही पुलिस ने मुख्तलिफ इलाक़ों में कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। सबसे पहले तो ये जो खित्ता है, यानी ये रीजन है, रावलपिंडी रीजन, यहाँ पर दफ़ा 144 का नफाज वो कर दिया गया। चकवाल में भी दफ़ा 144 नाफिज होगी। इसका मतलब ये है कि 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ही नहीं हो सकते। इसका साफ मतलब है कि जो हुकूमत है, जो पंजाब हुकूमत है, वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो एहतजाज करे, उसके कारकुनान रावलपिंडी में इकट्ठे हों। गुज़श्ता रोज़ ही ये खबर आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला चकवाल के सदर अली नासर भट्टी को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक आप कह लें कि इतला थी कि पुलिस पूरी तरह तैयार है और कारकुनान को हरगिज़ वो रावलपिंडी पहुंचने की इजाज़त नहीं देगी। तो आज सुबह से ही मोटरवे हो या रावलपिंडी जाने वाले जितने भी रास्ते हैं वो सब जगह जगह से ब्लॉक कर दिए गए। इसी तरह जीटी रोड हो, मोटरवे है, और रावलपिंडी के अंदर भी जितने रास्ते हैं वो सब ब्लॉक पड़े हैं। रेंजर्स की खिदमत भी हासिल कर ली गई हैं, पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। आखिरी खबरें यही आ रही हैं रावलपिंडी से कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पुलिस के दरमियान आंख मचौली जारी है, यानी से ये जो एहतजाज का सिलसिला है ये शुरू हो चुका है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमा हैं, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर हैं, इसी तरह जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं अकरम राजा, और दीगर और जो बड़े लीडर हैं उनको भी खबर ये आ रही है कि गिरफ्तार कर लिया गया है। दीगर और कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस कोशिश कर रही है, यानी सीधा साधा सिग्नल है कि ये एहतजाज होने नहीं देना। अब सवाल तो ये उठता है कि जमहूरी दौर है, हमें तो यही बताया जाता है कि जमहूरियत है, तो जमहूरियत में एहतजाज होता रहता है। बेहतर यही होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को एंगेज किया जाता है, जैसे कि गुज़श्ता जलसे के मौके पर किया गया। गुफ्त शुनीद के ज़रिए कुछ रास्ते निकाले जाते, पुरअमन रास्ते वो निकल सकते हैं। आज अब ये जो शाहराएँ हैं, जिस तरह इसकी बंदिश है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का मसला तो नहीं है। वो ना भी एहतजाज में गए तो कौन सा क़यामत टूट पड़नी है, लेकिन आम जो आदमी है, जो ज़रूरी काम से कहीं जाना चाहता है, उसका क्या कसूर है? वो कहीं नहीं जा सकता। कोई बीमार है, कोई और ज़रूरी काम है, वो घर में मुक़य्यद होकर रह गया। तो हुकूमत को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि सिर्फ टारगेट ये ना हो कि आपने एहतजाज को नाकाम बनाना है। आप आवाम के हकूक़ के भी मुहाफ़िज़ हैं, आवाम का ये हक़ है उसको, जो उसकी आज़ादी है चलने फिरने की, आने जाने की, उसको बरकरार रखना भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन क्या किया जाए, हुकूमत एक वक्त था कि कोई बड़े से बड़ा वाक़या हो जाता तो डबल सवारी पर पाबंदी लगा कर वो मुस्तस्ना हो जाती, वो समझ लेती कि हमने अपना काम कर दिया है। अब थोड़ा सा दौर बदला है, डिजिटल दौर आया है, तो अब वो इंटरनेट को या बंद करके या उसको स्लो करके ये समझती है कि मसले का हल निकल आया। मसले का हल ये निकलता नहीं है, बल्कि और मसाइल पैदा होते हैं। आप ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोपेगेंडे को हो सकता है रोक ले, वरना रुकता वो भी नहीं है, क्योंकि लोग अब VPN का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये हुकूमत भी गालबन यही चाहती है कि हर मोबाइल के अंदर VPN डाउनलोड कर लिया जाए और उसके ज़रिए वीडियो देखी जाए। तो इस वक्त जितने भी स्मार्टफोन हैं, आप कह सकते हैं कि 80% स्मार्टफोन में VPN मौजूद है। कभी एक वक्त था कि लोगों को इसके बारे में कोई खबर ही नहीं होती थी, लेकिन अब हर बंदा जानता है, क्योंकि ये जो इंटरनेट स्लो वाला मामला है ये तो अब रोज़मर्रा का वो मामूल बनता जा रहा है। अब जिससे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि एक तो वो लोग हैं जो कि सियासी कारकुनान हैं, उनका तो चले एजेंडे ही अलग है, लेकिन बहुत भारी अक्सरियत ऐसी है जो फ्रीलांसर हैं, जो काम करते हैं, जो इनका इंटरनेट के ज़रिए ही रोज़ी रोटी चलती है। उनका क्या कसूर है? वो अब अपना ये जो मामला है किसके सामने लेके जाए? आए रोज़ जब इंटरनेट स्लो करेंगे, इसको बंद करेंगे, तो उनके जो मुआहदे हैं बैनुल अक़वामी कंपनियों के साथ जो एग्रीमेंट्स हैं वो सब मुतासर हो रहे हैं। पहले ही पाकिस्तान में कारोबारी बंदिश है, माशी बदहाली है, लोगों के कारोबार बंद हो रहे हैं। आप किसी भी दुकानदार से पता कर लें, उससे पूछे कि पिछले साल इन दिनों में आपका रोज़गार क्या था, अब क्या है, 2 साल पहले क्या था, तो सारी तस्वीर सामने आ जाती है। तो जिनका कुछ थोड़ा बहुत इंटरनेट के ज़रिए चल रहा है, उसका गला दबाने पर अगर हुकूमत वो तैयार हो गई है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अफसोस का ही इज़हार किया जा सकता है। तो ज़रूरत
ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، تمام جو لوگ ہیں، چاہے احتجاج روکنے والے ہیں، احتجاج کرنے والے ہیں، یہ خدا کے لیے عوام پر رحم کریں، اس ملک پر رحم کریں، کیونکہ بس بہت ہو چکا ہے یہاں پر صرف انا ضد اور بس اپنی طاقت کا جو اظہار ہے اسی پر ہی سب نے توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ عام آدمی کا کوئی سوچ نہیں رہا کہ عام آدمی کی حالت کیا ہو چکی ہے۔ عام آدمی کو آپ کی لڑائی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ عام آدمی چاہتا ہے کہ اس ملک میں قانون اور انصاف ہو، بس جو پارٹی جس کو عوام ووٹ دیں وہی برسر اقتدار ہو، اقتدار اسی کے پاس ہو، وہ اچھے برے فیصلے کرے، 5 سال کے بعد لوگ ہی اس کا احتساب کریں۔ اس سسٹم کو اگر آپ نے وہ بنا دیا، ڈیولپ کر کے اس کو لاگو کر دیا، تو پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن کوئی ایسا ہائیبرڈ سسٹم، کوئی ایسا عارضی نظام اور کوئی ایسا نظام جو کہ خود ساختہ ہو، اس کے ذریعے کیا ترقی ہونی ہے؟ ہاں، وقتی طور پر آپ کسی کی آواز دبا سکتے ہیں، لیکن ملک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا، معیشت رک جائے گی، جیسا کہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کا پاکستان اور ہے، اور عام آدمی اور عوام کا پاکستان اور ہے، کیونکہ عام آدمی کے پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے، اس کا کاروبار وہ منجمد پڑا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بجلی کا بل کیسے دے، اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کھانے پینے کی اشیاء کہاں سے خریدے، اور دوسری طرف حکمران ہیں جو چین کی بانسری بجا رہے ہیں، جو سب اچھا کی رٹ لگا رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ پاکستان کہاں ہے جس کا ذکر حکمران کرتے ہیں۔ بہرحال آخر میں پھر اس احتجاج کی طرف آؤں گا کہ احتجاج وہ جمہوریت کا حسن ہے، یہ ضرور ہونا چاہیے، پرامن احتجاج کرنے کی اجازت دینی چاہیے، اور اس سلسلے میں جو بھی سیاسی جماعت ہے اس کو انگیج کرتے ہوئے کوئی ایسے امن کے راستے نکالے جائیں تاکہ یہ جو ملک پیارا وطن پاکستان ہے یہ آگے بڑھ سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔